तो नमस्कार सभी को। आज हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं। उसमें डिबेट का टॉपिक ये है कि सरकार ने हाल ही में डिसीजन लिया है जातिगत जनगणना को लेके। और सरकार ने बोला है कि आगामी जो हमारी जनगणना करीबन 15 वर्षों के बाद होने वाली है, उसमें जाति की काउंटिंग की जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जनगणना 1872 ईस्वी से ही हमारे देश में होते आई है। विश्व की सबसे पहली जनगणना स्वीडन ने करवाई थी। वो लोग 1600-1700 ईस्वी से ही जनगणना करते आ रहे थे। और अभी हमारी सरकार ने जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने 1872 में पहली जनगणना करवाई थी। उसमें लॉर्ड मेयो थे हमारे वायसराय जी। और उसके बाद 1881 से लगातार जनगणना कंटिन्यू होते रहा है हमारे देश में। और उस समय लॉर्ड रिपन जी थे और उसमें नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। 1881 से लेके 1931 तक जातिगत जनगणना भी होते थे, सेंसस भी होता था, कास्ट सेंसस भी होता था। लेकिन उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1941 में आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया जा सका था। हम लोग जानते हैं 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जनगणना के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जिसका नाम है 1948 का जनगणना अधिनियम, जिसे सेंसस एक्ट कहते हैं। 1951 की जब आजाद भारत की पहली जनगणना हुई, उस जनगणना में जातियों को तो गिना गया, सिर्फ एससी एसटी को गिना गया, ओबीसी और अन्य जातियों को नहीं गिना गया। और तुर्रा ये दिया गया कि इससे सामाजिक मतभेद, सामाजिक सोशल टेंशन बढ़ सकते हैं। 1980 के दशक के आसपास मंडल कमीशन की जोर पड़ी। ओबीसी के आंदोलन होने स्टार्ट हुए थे। उसके बाद 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, 27% रिजर्वेशन फॉर जॉब्स फॉर द ओबीसी लागू किया गया था। 1993 में आप जानते हैं, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये इसकी स्थापना की गई थी। और हाल की मोदी सरकार ने इसे एक संवैधानिक आयोग का दर्जा भी दे दिया है। 2011 लास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किए गए थे। मनमोहन सिंह की सरकार थी उस कास्ट सेंसस में, लेकिन आज तक उसके जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सोशियो क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, कास्ट सेंसस क्या होता है, आज के इस क्लास में हम लोग उसे अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करेंगे। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि सेंसस करवाया जाएगा। आप जानते हैं आर्टिकल 246 के तहत सेंसस करवाया जाता है। जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर होता है, वही इस सेंसस को कंडक्ट करवाता है। सेंसस कंडक्ट करवाने का जो है अधिकार, वो होम मिनिस्ट्री के तहत रखा जाता है। उसके बाद ये जो सेंसस होने वाला है 2026-27 में, ये एक कंप्रिहेंसिव सेंसस होगा, डिजिटल सेंसस होगा, एंड कास्ट एंड सब कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया जाएगा। इस सेंसस के 3 कंपोनेंट होंगे। एक हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, उसके बाद एक पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, और एक सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। अगर हम सेंसस के लीगल बैकअप की बात करें, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि सेंसस हमारे यहाँ संघ सूची का विषय है। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 69 में जब आप जाएंगे, तो वहां पे सेंसस का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 246 के तहत भारत सरकार ने 1948 में सेंसस एक्ट पारित किया, 1948 का सेंसस एक्ट। और आर्टिकल 82 में लिखा गया है कि री एडजस्टमेंट आफ्टर एवरी डी सेंसस। तो जो डिलिमिटेशन का प्रावधान है, क्योंकि सेंसस के बाद 2-3 बातें उठने वाली है। एक, जातिगत जनगणना का रिजर्वेशन के लिस्ट को फिर से देखने का, दूसरा डिलिमिटेशन होने का, तो वो है। उसके बाद इसके और भी कई सारे संवैधानिक प्रावधान है, जिससे कि आने वाले क्लास में आज ही हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस डिबेट के बाद हम लोग क्लास भी करेंगे। आर्टिकल 15 में आप जानते हैं दिया गया है कि स्टेट कैन टेक मेजर फॉर एससी एसटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। इस वर्ड पे बहुत ध्यान रखिएगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है, इसको कहा गया है कि इसके लिए स्टेट स्पेशल मेजर ले सकता है। और जितने भी रिजर्वेशन आज आपको मिलते हैं, इसी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के दायरे के तहत दिया जाता है। बाद में आर्टिकल 342 ए जोड़ा गया, जिसमें कि यूनियन अपना लिस्ट कास्ट का बना सकता है, स्टेट अपना कास्ट का लिस्ट बना सकता है। और कास्ट सेंसस में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अभी मैं आपको एक आंकड़े अगर देता हूं कि कास्ट के स्थिति क्या है। अगर आप यूनियन लिस्ट की बात करेंगे, सेंट्रल लिस्ट में जो एससी कैटेगरी है, उसमें 1170 कास्ट है। एसटी कैटेगरी में 890 कास्ट है। और ओबीसी कैटेगरी में 2625 कास्ट सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में है। अगर आप स्टेट लिस्ट की बात करेंगे, तो बिहार में ही जैसे देख लें, ओबीसी में 2 कैटेगराइजेशन किया गया है, ईबीसी का और बीसी का। और उसी तरीके से दलित में भी दलित और महादलित का कैटेगराइजेशन किया गया है। अगर आप तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को देखेंगे, वहां का लिस्ट तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। ओबीसी ए, ओबीसी बी, ओबीसी सी, ओबीसी डी, ओबीसी ई। अब इतने अगर कैटेगराइजेशन किए जाएंगे, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, उसे भी देखेंगे हम लोग आज की क्लास में। उसके बाद जो सेंसस हमारा 1931 के समय हुआ था, उस सेंसस में क्या हुआ था, क्या परेशानियां आई थी, उसका भी जिक्र आज की क्लास में थोड़ा सा होगा।
तो आप जानते हैं कि जो 1931 की जनगणना हुई थी, जिसे जातिगत जनगणना 1931, जो हमारा लास्ट डेटा अवेलेबल है, उस समय हमारे जनगणना आयुक्त थे जॉन हेनरी हटने साहब। वो आईसीएस अधिकारी थे और वही देश के जनगणना आयुक्त थे। उस समय जनगणना में करीबन 20 लाख कर्मचारियों को लगाया गया था। उस समय की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में पाकिस्तान और म्यांमार भी हमारे साथ ही था। उसके भी कुछ भागों को हम लोगों ने गणना में काउंटिंग किया था। उस समय का भी जो जनगणना हो रहा था, वो बहुत ही राजनीतिक विरोध, सामाजिक विरोध के बीच जनगणना हो रहा था। और आप जानते होंगे कि 11 जनवरी 1931 को कांग्रेस ने सेंसस बायकॉट संडे का घोषणा किया था। 5 मार्च 1931 को उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। आप देख सकते हैं कि देश उस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। जनगणना में जाति पूछे जाने का विरोध का उस समय बहुत बड़ा कारण एक ब्रह्म समाज और एक आर्य समाज का बढ़ता प्रभाव समाज में पाया गया था। 1931-21 में ही जब जनगणना हो रही थी, भावलपुर जो पंजाब के इलाके में, वहां के हिंदू आर्यों ने हिंदू ने आर्य समाज के प्रभाव में आकर के अपने जाति को बताने से मना कर दिया था। उसने अपनी जाति को शून्य लिखवाया था। उसके बाद पंजाब में जब 1931 में जनगणना हो रही थी, पंजाब समेत पूरे देश में 18.83 लाख लोगों ने 18.83 लाख लोगों ने अपनी जाति को शून्य लिखवाया था। उसमें अगर आप देखेंगे तो 60,000 से ज्यादा हिंदू ऐसे सिर्फ बंगाल से थे जिन्होंने अपनी जाति को शून्य लिखवाया था। ब्रह्म समाज और आर्य समाज का प्रभाव बंगाल में बहुत ज्यादा था। एक ही जाति के लोग अलग अलग सरनेम यूज करते थे, ये भी एक कम्प्लिसिटी थी। कई लोग अपनी जाति को छुपा करके ऊंची जातियों में लिखाया करते थे, क्योंकि उस समय का सिचुएशन कुछ और था। उसके बाद कई लोग अपनी जाति बदल के बता रहे थे। कई इस तरीके से जब जातिगत जनगणना उस समय भी की गई थी, तो उसमें जातिगत जनगणना में काफी भ्रम पैदा हो गए थे। जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवा रही थी, उसमें जो अनऑफिशियली सोर्स से ये पता चल रहा है कि करीबन 4 लाख के करीब जो है कि जाति और उपजातियां पाई गई हैं। अगर 4 लाख के करीब जाति उपजाति हमारे देश में हो जाए, तो कैसे कोई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करके उसके हिसाब से जो है कि कोई आंकड़े लिए जा सकते हैं, उसका फैसला लिया जा सकता है। अब हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि जाति आधारित जनगणना के आवश्यकता क्यों है, इसका विरोध क्या हो रहा है। इसमें जो एक कॉम्प्लिकेशन है मैं भी बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों को डिबेट के लिए आमंत्रित करूंगा कि जो जातियां हैं, भारत में जातियां हजारों हैं और उपजातियां तो लाखों में हैं। क्षेत्रीयता, धार्मिकता की क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताएं इतनी हैं कि आप देख सकते हैं जो मीना समुदाय है, वो राजस्थान में 80 समुदाय के अंतर्गत माना जाता है, जबकि वही मीना समुदाय मध्य प्रदेश में आने के बाद ओबीसी के अंदर काउंट किया जाता है। दूसरी बात, जो कुर्मी बिहार में जाती है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं, बिहार में कुर्मी जाति ओबीसी लिस्ट में माना जाता है, और वही कुर्मी सॉरी जाति सर। उत्तर प्रदेश और सर मध्य ऐसी प्रदेश में जाकर के जनरल ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाता है। जो कास्ट है उत्तर भारत में वो अपर कास्ट के रूप में माना जाता है, और जो बंगाल में जब कास्ट को आप लेके जाएंगे तो बंगाल में वो कास्ट ओबीसी के रूप में काउंट किया जाता है। तो ये भी समस्याएं हैं। तो इस तरीके से अब इस जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसमें ये भी डर है कि हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक टेंशन के क्रिएट हो जाए, पॉलिटिकल टेंशन होना स्टार्ट हो जाए, जाति के आधारित पे ही सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो जाए, या फिर सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन की बात भी डर की आवश्यकता ये ध्यान आ रहा है। उसके बाद हो सकता है कि कास्ट आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन जाए। तो क्या होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसी के डिबेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पीछे 4-5 कारण है। पहला कारण है सर, सामाजिक न्याय के राजनीति को पुनः परिभाषित करने का मौका में अवसर मिलेगा इससे। दूसरा सर, न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा सर। हाँ सर, मेरे हिसाब से भी सर कास्ट सेंसस होना चाहिए, जस्टिफाइड है। क्योंकि सर एक अमेरिकन, सबसे पहली बात है, एक अमेरिकन एजुकेटर हैं पीटर ड्रंकर, वो बोलते हैं कि जो चीज को मापा जाता है उसी को लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी को ज्यादा मेंशन किया जाता है पॉलिसीज में। और सर निर्णय इसलिए ये सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर करंट जो एक गैप एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपने बोला कि 1951 से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1951 से जब से सेंसस कराया गया, तो हमारे पास SC ST का डेटा है, बट OBC का डेटा नहीं है। और 2011 में जो हमने डेटा कलेक्ट किया, वो भले ही रिलीज नहीं किया, लेकिन अगर हम रिलीज भी करते तो उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी। जैसे कि NCBC ने अपने रिपोर्ट में बोला कि उसमें सिटीजन को पूरे तरीके से अलाउ कर दिया गया था कि आप अपना कुछ भी कास्ट बोल सकते हो, जिसकी वजह से कास्ट एन्यूमरेशन में बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। और सर अभी जैसे रिजर्वेशन जो मिल रहा है, अफर्मेटिव एक्शन जो मिल रहा है, वो कितने हद तक सार्थक हुआ है, कितना लोगों को मदद किया है, या क्या डिफिकल्टीज हैं, वो भी हमें नहीं पता।
अब काका केलकर रिपोर्ट के हिसाब से हम बताते हैं कि 52% ओबीसी है, बट अभी कितना है वही लोगों को नहीं पता है। जैसे बिहार में ही 63% है, लेकिन रिजर्वेशन 27% ही दिया जाता है। ऐसे अभी डेटा एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या वो 52% है या 92% है या 72% है। और एक इशू रिजर्वेशन मतलब ये कास्ट सेंसस होने का ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अभी जो रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि एक सोशल थिंकर हैं आंद्रे बेते, वो बोलते हैं कि अभी हायरार्की विद इन हायरार्की हो गया है। जैसे छोटे जातियों में भी अब एक जमींदार टाइप का क्लास इमर्ज हो गया है, जो कि सारा रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है। जैसे अगर आप बिहार में भी देखो तो दलितों में जो दुसाध होते हैं वो ज्यादा एम्पावर्ड है एज कम्पेयर टू मुसहर धोबी इनके कंपैरिजन में। तो क्या रिजर्वेशन सबको बराबर हक दे पाया है कि नहीं, ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा अगर हम कास्ट सेंसस में उनके इनकम वगैरह सारी जातियों के देखते हैं, या वो कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक हमें इंडिकेशन मिलेगा। और सर कास्ट जो है, जो सेंसस ओवरऑल जो कलेक्ट होगा वो डिलिमिटेशन में भी हमें मदद करेगा। और अभी जैसे कि 106 अमेंडमेंट आया है, तो कास्ट सेंसस के थ्रू हम उसे डिलिमिटेशन से लिंक कर सकते हैं, ताकि विमेन एम्पावरमेंट, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, जेंडर जेंडर गैप में हम इतने पीछे हैं, 130 हमारा रैंक है, तो उसके लिए भी एक एज ए इम्पोर्टेंट पॉलिसी टूल होगा। और जैसे कि आपने बताया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी एक तरीके से, चाहे आर्टिकल 15 आप ले लें या आर्टिकल 346 ले लें, तो SC ST को एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए उसमें प्रेरित किया गया है DPSP में आर्टिकल 346 के अंदर। तो उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टूल होगा। कुछ डिफिकल्टीज हैं, जैसे कि ये बोला जा रहा है कि जो कास्ट आइडेंटिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगा, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। बट सर ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर कास्ट सेंसस नहीं भी हुआ था अभी तक, हमने तो बंद कर दिया था 1931 के बाद ही, तो क्या कास्ट पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा? और एक चीज ये बोला जा रहा है कि 50% रिजर्वेशन कैप हट जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी तमिलनाडु में हट चुका है, 69% है। तो कितना जस्टिफाई होगा उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने के लिए है ही। अगर मान के चलिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता है तो केसेस होंगे, फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई हाँ रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं, या सिर्फ कास्ट सेंसस इसलिए यूज होना चाहिए कि भाई पॉलिसीज बनाए जाएंगे उसी में आप रिजर्वेशन को एक्सटेंड मत करो। तो वो डिसाइड करने के लिए वो फ्यूचर में है। लेकिन रिजर्वेशन को छोड़कर भी जो जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, असमानता का हुआ या क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन अच्छे से अभी तक काम किया है कि नहीं, उसके लिए भी तो हमें कास्ट सेंसस चाहिए। सिर्फ आगे रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए सिर्फ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो उसके ऊपर हम और भी डिस्कस कर सकते हैं जब हम वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा कंक्लूजन ये है कि कुछ इश्यूज हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाया जा सकता है, लेकिन कास्ट सर्वे होना चाहिए। रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा कि नहीं वो एक दूसरी बात है, बट उसको छोड़ के भी जो इश्यूज हैं, पॉवर्टी का हुआ या इनइक्वालिटी का हुआ, उसको भी डील करने के लिए कास्ट सेंसस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ कि जब 1931 में जनगणना हो रहा था, जो हमारे जनगणना आयुक्त जॉन हेनरी हटने साहब थे, उन्होंने बहुत ही मार्केबल बात बोली थी। अगर कोई चीज वाकई में मौजूद है तो उसकी गिनती करना बुरी नहीं है। जाति को अनदेखा करने से वो मिटेगी नहीं, बल्कि गिनती करने से बदलाव की दिशा तय हो सकती है। ये बहुत जरूरी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर कोई चीज वाकई में मौजूद है, अगर कोई चीज वाकई में मौजूद है तो उसकी गिनती करना बुरी नहीं है, उसकी गिनती करना बुरी बात नहीं है। जाति को अनदेखा करने से वो मिटेगी नहीं, जाति को अनदेखा करने से वो मिटेगी नहीं, बल्कि गिनती करने से बदलाव की दिशा तय हो सकती है। हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से जो पहली बार आरक्षण लागू किया गया वो कोल्हापुर के साहू जी महाराज के द्वारा लागू किया गया। और इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इस क्लास में, तो आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बिहार कैबिनेट के द्वारा जो 35% महिलाओं के आरक्षण के लिए डोमिसाइल अनिवार्य किया गया है, तो ये क्या है और बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं कर सकती है, उसके क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, उसे भी पढ़ेंगे। और हालिया जो घटनाक्रम हुआ है बिहार का, उसके करंट अफेयर के क्लासेस को भी कर लेंगे, ताकि एक मुकम्मल क्लास आपके सामने हो। तो चिरंजीव ने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं, जाति जगत जनगणना होने चाहिए, आंकड़े का उपयोग किस तरीके से होता है
वो भविष्य के गर्त में है। सबसे पहले तो ये बात बहुत जरूरी है कि गणना होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट रीतिका। गुड इवनिंग सर। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ नस्लीय आधार पर जनगणना होती है, और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ अप्रवासियों की जनगणना होती है। और जो मद्रास हाई कोर्ट है वहाँ का भी एक जस्टिस आया था कि जो एक्चुअली हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो जातिगत जनगणना हो रही है ये ओबीसी की गिनती हो रही है, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, वहां पे उन्होंने कहा था कि ओबीसी की काउंटिंग होनी चाहिए और ये लीगल है, कहीं से भी अवैध नहीं है। तो इस आधार पे भी देखा जाए तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसके पक्ष में मैं 3-4 पॉइंट को बोलना चाहूंगी। पहला तो ये कि जो सामाजिक न्याय की बात हमारे डीपीएसपी में कही गई है कि सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए, उसके लिए भी जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि देश का विकास हो सके, समावेशी विकास हो सके। दूसरी बात यह है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो उससे एक सही आंकड़े पता चलेगा कि ओबीसी के का कितना परसेंटेज है। और कुछ लोग वैसे भी हैं जो वंचना से ऊपर उठ चुके हैं, उनको अपर जो सामान्य वर्ग है उसमें स्थापित किया जा सके, और जो लोग बहुत पीछे सामाजिक, आर्थिक एंड शैक्षणिक रूप से पीछे पिछड़ चुके हैं उसको नीचे की कैटेगरी में डाल दिया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी भी चीज की गणना करते हैं तो वो एक जो सामाजिक जो पॉलिसी लाई जाती है, सोशल पॉलिसी, उसका एक सही आधार प्रदान करता है। तो इसके अनुसार भी जातिगत जनगणना सही बैठता है। और तीसरी बात ये है कि जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए ताकि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको एक सही पहचान मिल सके, बिल्कुल। सही पहचान मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी ओके। सर। ओके, साक्षी। सर, मुझे भी लगता है कि व्यक्तिगत का जो सरकार का निर्णय है वो बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास ओबीसी जाति की, एससी एसटी की गणना के तो आंकड़े हैं, लेकिन जो ओबीसी के जो आंकड़े हैं वो 1921 के आधार पर है। और जैसा कि आपने बताया कि 1921 से जो जनगणना हुआ उसमें बहुत सारी विसंगति, जैसे उस आदि के प्रभाव। आदर्श। जी सर, मेरी आवाज जा रही है? जी। तो जनगणना जैसे कोई नई अवधारणा नहीं है, पहले भी हो चुकी है जैसे कि। तो हाँ। जातिगत जनगणनाओं के मैं पक्ष में हूँ, और जैसा कि अन्य लोगों ने बताया वो बातें सही है, लेकिन और कुछ चीजें इसमें ऐड की जा सकती है सर। जैसे कि बहुत सारी भाषाई विविधता है, या फिर सांस्कृतिक रूप से पिछड़े जो वर्ग जाति है, जो कहीं ना कहीं डे बाई डे विलोपित होते जा रहे हैं, या फिर वो सरकार की नज़र में नहीं आ पा रहे हैं, उन पर भी प्रकाश चलेगा। दूसरी है कि जो रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगराइजेशन जो होने वाली है उसमें सहायता मिलेगी। फिर से अगर देखा जाए तो ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, अन्य देशों में जैसे श्रीलंका, यूके, यूनाइटेड स्टेट और अन्य जैसे देशों में भी ऐसे मतलब या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, या फिर जो नस्लीय लैटिन हो आधार पे, गए, उस आधार पे भी मतलब रेस के जारी आधार पे, किया नस्ल जाता के आधार पे जनगणना होती है अन्य देशों में। है। जी सर। बिल्कुल। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है तो जाति की गणना सिर्फ और सिर्फ भारत में होती है, और एक जगह थोड़ा सा देखा जाता है नेपाल में, वहां भी 4-5 जातियों को गिना जाता है। इसके अलावा जाति के आधार पे कहीं सबसे पहले किसी भी समाज में जाति एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये भारतीय हिंदू समाज का एक अनोखा क्या कहते हैं निकला हुआ चीज है कि जिसमें जातियां होती है, जहाँ वर्ण भी होते हैं, जाति भी होती है। और जगह जो काउंटिंग होता है वो वहां पे नस्ल का काउंटिंग होता है, रेस का काउंटिंग होता है, या फिर जो वहाँ के लोग हैं मूल निवासी हैं और जो प्रवासी हैं उसका काउंटिंग होता है। लेकिन जातिगत जनगणना पूरे विश्व में भारत और नेपाल को थोड़ा सा छोड़ के कहीं नहीं होता है। तो ये जातिगत जनगणना के बारे में वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है। हाँ, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के कई सारे देश इसमें गणनाएं होती हैं, श्रीलंका में भी गणना होती है, लेकिन वहाँ उसका दक्षिण अफ्रीका में भी जैसे कि रेस के बेस पे गणना होता है, जो आप जानते हैं कि अपार्थाइड वाली जो पॉलिसी चल रही थी वहाँ पे, उसके आधार पे गणना होती है।
ये जनगणना जो 2026-27 में होने वाली है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही जनगणना आएगी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इस देखिए 2011 में भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन 2011 का जो फोकस था वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानने पे ज्यादा था, कास्ट जानने पे कम था। लेकिन इस बार का जो पॉलिटिकल माहौल है देश का, जिस तरीके से विपक्षी दलों ने भी इसको मुद्दा बनाया है कि इस बार जो हाईलाइट में रहेगा, फोकस में रहेगा, वो रहेगा कास्ट। पिछले बार के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सोशियो इकोनॉमिक डाटा बहुत ज्यादा हाईलाइट में था कि कितने लोग कृषि में है, कितने लोगों को घर है, कितने लोगों को कच्चा मकान है, कितने लोगों को पक्का मकान है, कितने लोगों का अपना घर है, कितने लोगों का रेंट पे घर है, किसके पास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं है। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और उससे देखा गया था कि उसका सोशल अपलिफ्टमेंट कितना हुआ था। तो इस बार का जो जनगणना होने वाला है उसका डिटेल में मैं बताऊंगा कि उस जनगणना में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना जैसे ही खत्म होगा, जाति के आंकड़े सार्वजनिक होंगे। जिस दिन जाति के आंकड़े सार्वजनिक होंगे उस दिन रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमारे देश में चल रही है उसको रीडिजाइन करने की बात तुरंत सामने आएगी कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। और ये जो इंदिरा साहनीवाद में 50% का लिमिट लगाया गया है, जिसको कि ईडब्ल्यूएस का जब रिजर्वेशन लागू किया गया तो उसे 10% और बढ़ा ही दिया गया। तमिलनाडु में ऑब्वियस सी बात आप जानते हैं कि वहाँ रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है, 70% के आसपास है, लेकिन उसको शेड्यूल 9 में डाल करके भारत सरकार के तहत अभी तक उसको जुडिशियल रिव्यू से बचा के रखा गया है। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि जाति में भाषा का भी काउंटिंग होता है। जब भाषा का काउंटिंग स्टार्ट होगा तो अभी जो भाषाई विवाद चल रही है, चाहे वो मराठा में मराठी अस्मिता मराठी मनुष्य को लेकर के बात चल रहा हो, चाहे हाल फिलहाल के दिनों में कर्नाटक में हो रहा हो विवाद, जहाँ की पोस्टर पे इंग्लिश में और क्या कहते हैं अन्य भाषाओं में लिखने से मना किया गया था, सिर्फ कन्नड़ा भाषा को लिखने के लिए बोला गया था। या तमिलनाडु में स्टालिन के द्वारा जो हवा दी जा रही है इस भाषाई विवाद को कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भाषाई विवाद हमारे ऊपर थोप रही है, तो भाषाई विवाद बढ़ने का भी भयंकर खतरा है। उसके बाद जैसे ही ये जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, आप जानते हैं इसके बाद डीलिमिटेशन होना है और डीलिमिटेशन जैसे ही होगा तो उत्तर दक्षिण में जो जनसंख्या घटने बढ़ने का मामला है, आप जानते हैं कि जब जनगणना होती है उसमें 2 तरीके के इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं। एक हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोशियो इकोनॉमिक वाले में बताया कि वो है। उसके बाद फिर एक है पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि नेम क्या है, आपका सेक्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिलीजन क्या है, कहाँ कितने लोग बढ़े हैं, कहाँ कितने लोग घटे हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग हैं। तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार उन्होंने कंट्रोल किया है और उसके माध्यम से क्या हुआ है कि उसका पॉपुलेशन डिग्रेड हुआ है, उसका पॉपुलेशन स्थिर हुआ है। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों की हालात उल्टी है, यहाँ पॉपुलेशन बढ़े हैं और बिहार का तो ये भी है कि एवरेज से भी एक जो है कि उसका ज्यादा है फर्टिलिटी रेट। तो बिहार का तो पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो जो परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग में विवाद होने का भयंकर खतरा है। उसके बाद भाषाई अस्मिता को लेकर के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा फार्मूला दिया गया है, दक्षिण भारत के लोग तो अपनी मातृभाषा जैसे तेलुगु हो गया, आंध्रा हो गया, कन्नड़ हो गया, ये पढ़ते हैं, साथ के साथ वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। लेकिन उत्तर भारत के लोग 2 ही भाषा सीख के जो है कि अपना काम चला लेते हैं, तो उसका विवाद भी बढ़ने का बात है। और जनगणना बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग आगे डिबेट में आएंगे, इस चीजों पर चर्चा करेंगे। तो अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करते हैं कुमारी संस्कृति को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के डिबेट में सर मैं जाति जनगणना के पक्ष में हूँ। ये जनगणना जो सरकार के द्वारा अनाउंस हुई है, इसको मुख्यतः 2 चरणों में लेने का कार्यक्रम तय हुआ है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी एरिया में होगा, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होगा, जबकि दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से देश के अन्य राज्यों में होगा। सरकार की ये जनगणना 16वीं है सर, जिसमें जनगणना के साथ साथ जाति की भी गणना होगी। इसमें मुख्यतः आर्थिक विषमता के साथ साथ किन जातियों के साथ कैसा न्याय और भेदभाव हो रहा है, कैसी इनके साथ विषमता है, इन सब के बारे में सरकार के पास पूरा डेटा आ पाएगा, जिससे सरकार जो योजनाएं और नीतियां निर्माण करती है उसका लाभ रूट लेवल तक पहुँच सके। सर ये जाति की मुद्दा बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज़्यादा हावी रहता है, क्योंकि 1970 से 90 के दशक में कुछ राजनीतिक दल का गठन का मुख्य आधार ही जाति था। ऐसे में इन क्षेत्रों में जाति जनगणना और इसमें उपवर्गीय क्षेत्रों को देखना और जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि असमानता बहुत हद तक हो गई है सर। ये 90% वर्सेस 10% का जैसे मामला भी दिखता है। इनको भी पाटना है और हाशिए तक के लोगों को इसका सरकार की योजनाओं का आरक्षण का लाभ मिल सके। इन सब को जानने के लिए और स्पेशली कॉलेजों में आरक्षण
और नौकरियों में आरक्षण में बहुत सारा विषमताएं पाई जाती है, जिसमें अग्रणी वर्ग के लोगों को तो लाभ मिल जाता है, लेकिन कुछ वर्ग बहुत पीछे रह जाते हैं, जिससे बहुत सारी आर्थिक विकास की नीतियां पिछड़ जाती है सर। थैंक ओके। यू। मैं कहना चाहूंगा कि ये अगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग छोड़ करके आपको एक वर्ड यूज करना चाहिए, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ना आप ओबीसी यूज करें, ना सी यूज करें, ना एसटी यूज करें। इंटरव्यू में आप यूज करें कि जो सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरी बात कि आपने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी भावनाएं तेज रहती है। मैं भी मानता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी भावनाएं थोड़ी सी तेज रहती है, लेकिन जाति भारत की हकीकत है, और जैसा कि एक शायर ने कहा था कि जाति है कि जाति नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एड्रेसिंग कास्ट इशू इज मोर नेसेसरी देन ओनली काउंटिंग द कास्ट। ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि सिर्फ काउंटिंग करने से कुछ नहीं होगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। 1951 से लेकर आज तक जितनी भी जनगणना हुई है, 17 टोटल जनगणना हुई है, चाहे 7वीं जनगणना थी 2011 वाली, आजाद भारत के बाद भी हम लोग आज तक 80 एसटी को गिनते आए हैं। उसके लिए बाकायदे 80 एसटी का संवैधानिक आयोग बना हुआ है। लेकिन आज भी समाज में सोशली इकोनॉमिकली रूप से अगर सबसे ज्यादा कोई बैकवर्ड है तो वो 80 एसटी ही है। इस जनगणना में जातिगत आंकड़ों को सिर्फ सरकारी नौकरी में आरक्षण के तौर पे नहीं देखना चाहिए, उससे अलावे उससे ऊपर बढ़ के उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए योजनाएं बनाना, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करना, ये बहुत जरूरी है। उस पार्टी से, उस राजनीतिक जो जातिगत लोग हैं, उस जाति से उसके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को समाज में सामने लाना, ये बहुत जरूरी है। उस जाति के लोग जो कि पिछड़े हुए हैं, उससे लीडर्स आए, न्यू लीडर्स सोसाइटी में आए, उस मार्जिनाइज्ड सोसाइटी से, ये बहुत जरूरी है। सोशियो इकोनॉमिक जो डिमांड है उसको फुलफिलमेंट किया जाए ताकि समाज के मुख्य धारा में वो भी शामिल हो सके, ये भी बहुत जरूरी है। जो डर है जनगणना को लेके, दो डर है। एक तो कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट ना हो जाए हमारे देश में। जो आप जानते हैं कि जैसे बिहार में मान लीजिए 14% यादव जाति के लोग हैं, जो कि कास्ट सेंसस बिहार वाला में आया था। अगर उसमें इस बात का जिक्र होने लगे कि 14% जाति है और 14% इसको टिकट मिलना चाहिए, जो आपने स्लोगन यूज किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस तरीके से सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ेगा हमारे देश में, वो सोशल डिवाइड को बढ़ाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा जो कर्नाटका ने किया, उसका एक डर है कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर के दबाव बनाना ना स्टार्ट कर दें ये लोग, कि ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एसटी एसटी को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जातिगत आंकड़ों को लेकर के सोशल इंजीनियरिंग करने का अधिकार है, समाजशास्त्री के रूप में उस डाटा का विश्लेषण करने का अधिकार है, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में उस पर पॉलिसी बनाने का अगर अधिकार है, तो एक बिजनेसमैन को हमारे देश में फ्रीडम टू ऑपरेट का भी अधिकार दिया गया है। तो वो फ्रीडम टू ऑपरेट उसका नहीं छीना जाना चाहिए। और जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए, उस जातिगत जनगणना के आंकड़े को सही तरीके से यूज करना चाहिए। मैं दोबारा वही कहना चाहूंगा, एड्रेसिंग कास्ट इशू इज मोर नेसेसरी देन ओनली काउंटिंग द कास्ट। ठीक है, तो अगले वक्ता के रूप में हम प्राची को इनवाइट करते हैं। प्राची। कि कास्ट सेंसस कराना जरूरी है, उसके अलावा उसका कोई मेजर इशू नहीं है, और वो भी बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज है। तो इस चीज को अगर नहीं भी देखेंगे हम, तो ये देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कास्ट रिजर्वेशन में आज के डेट में इंडिया में। जैसे कि एक है SC ST रिजर्वेशन के अंदर हम लोग देखते हैं, कोर्ट केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करना है। उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है सरकार के पास अपने आप को बैक करने के लिए कि उसमें क्रीमी लेयर क्यों जरूरी है। तो इस सेंसस से हमको ये भी बेनिफिट मिल सकता है कि हम ये फैक्ट के साथ एक क्रीमी लेयर क्राइटेरिया उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और SC ST कम्युनिटी में वो जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन उनको मिले, ना कि अदर जो ऑलरेडी अपने कम्युनिटी में ऊपर उठ चुके हैं उनको दिया जाए। आज के डेट में एक नया EWS रिजर्वेशन जो चालू हुआ है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली के बेसिस पर है। इस पे भी आज डेटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि कभी कलेक्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ कास्ट के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें सोशो इकोनॉमिक नहीं देखा जाता है, और बहुत पुराने डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इस चीज को कलेक्ट करने के बाद हम एक प्रॉपर EWS रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज भी कोर्ट में जब इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ तो कोर्ट में ये केस किया था कि बहुत सारे OBC वाले EWS रिजर्वेशन क्लेम कर रहे थे, और ये केस आ गया था कि अदर मतलब SC ST और OBC जो बैकवर्ड क्लास है वो क्लेम कर रहे थे कि हम दोनों रिजर्वेशन लेंगे, नहीं है क्या? ओके, वेरी गुड।
इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने आवाज आ रही है हमारी? उसके ये है कि जो ये कह रही हैं कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको कोई भी प्रावधान करना है, अपने स्टेट मेजर्स ले सकता है एससी एसटी के लिए या सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मेजर्स लेने हैं सरकार को, आर्टिकल 16 के तहत ये जिक्र किया गया है इसका कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तभी कोई कास्ट के लिए सरकार मेजर ले सकती है जब वो सफिशिएंटली बैकवर्ड हो। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि वो सफिशिएंटली बैकवर्ड हो। दूसरा, उसका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सफिशिएंट रिजर्वेशन है या नहीं, सॉरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, इस चीज को भी देखा जाएगा। जब ये दो चीजें देखी जाए और उसका एक तो वो बैकवर्ड हो, दूसरा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा नहीं हो, तभी स्टेट जो है कि इस तरीके का रिजर्वेशन ला सकता है। जितनी भी आप रिजर्वेशन पॉलिसी देखते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत लाया गया है। तो ईडब्ल्यूएस भी इसी के तहत लाया गया था। 16 5 या 6 जोड़ा गया है और 15 में भी 5 या 6 कुछ ऐसे ही आर्टिकल जोड़ा गया है। मैं अभी बता देता हूँ क्लियरली कौन कौन से आर्टिकल इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, 16 4 के तहत ईडब्ल्यूएस को शायद सरकारी नौकरी में दिया गया है शायद। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर रिजर्वेशन दे देने से, जैसे एससी एसटी है तो उसमें 5% ही लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट है आज भी एससी एसटी में। तो अगर हम मान लीजिए कि कास्ट सेंसस करवाते हैं तो उसका कास्ट सेंसस करने के बाद हमारे पास क्या आइडिया है, हम एक रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या है सरकार के पास, क्या उसका प्लानिंग क्या है? रिजर्वेशन दे करके और उतना दिन से जो रिजर्वेशन दिए हुए हैं, तो मान लीजिए फिर जात विशेष पर अगर हम आइडिया निकालते ये जात पीछे ये जात, तो ये जात विशेष पर कैसे कर सकते हैं कि फला जात आगे है और रिजर्वेशन भी देंगे तो हम जात विशेष पर देंगे। तो रिजर्वेशन के अलावा और क्या क्या हमारे पास आइडिया है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो जाति काउंटिंग की जाती है पंकज, उसमें ऐसा होता है कि जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है तो मैंने बताया कि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे जाते हैं, हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन मांगे जाते हैं और सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन भी मांगे जाते हैं। जब इस बार की भी जनगणना होगी, आपके सामने जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न के आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आप करते क्या हैं, आपका इनकम लेवल कैसा है, आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, आप टेम्पोररी जॉब में हैं या परमानेंट नौकरी में हैं, आप वो पूछा जाएगा। उसके बाद एसेट के बारे में आपके आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास संपत्ति कितनी है, प्रॉपर्टी कितना है, गोल्ड कितना है। उसके बाद घर के बारे में जब इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो आपका घर कैसा है, घर कच्चा है, पक्का है, घर अपना है, घर रेंट का है, आपके पास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं है, टॉयलेट्स है कि नहीं है। हो सकता है सरकार जो इस बार के प्रश्न जारी करे उसमें डिजिटल लिटरेसी के बारे में पूछे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में पूछे, तो इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है। उसके बाद लैंड होल्डिंग के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास इरिगेटेड लैंड कितना है, अनइरिगेटेड लैंड कितना है। और जब इस तरीके से एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस निकाला जाता है उसके बाद सरकार के पास यह अधिकार है। अब मैंने बताया कि आर्टिकल 342 के तहत भारत सरकार को, यूनियन को यह अधिकार है कि वो किस जाति को ओबीसी के लिस्ट में रखेगा, किस जाति को ईडब्ल्यूएस की लिस्ट में रखेगा, किस जाति को एससी के लिस्ट में रखेगा और किस जाति को एसटी के लिस्ट में रखेगा, वो रख सकता है। वहीं दूसरा, उसी 242A के तहत स्टेट को भी अपना अधिकार है अपना लिस्ट बनाने का। जैसे मैंने बताया ना कि जो स्टेट में कुछ ऐसी जातियां हैं जो स्टेट में अगर वो एससी में है, हो सकता है सेंट्रल के लिस्ट में वो ओबीसी में हो, ऐसा होता है। तो स्टेट को भी अपना जातिगत सोशल इंजीनियरिंग करने का अधिकार है आर्टिकल 342A के तहत, और केंद्र सरकार को भी ऐसा अधिकार दिया गया है। उसका स्थिति है, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या सरकार उसको देगी? अगर जान लेगी कि इसके पास नहीं है तो उसके बाद सरकार ये बोलेगी कि अगर नहीं है तो जानकर हम तुमको देंगे। नहीं, देखिए डाटे सबसे पहले आंकड़े एकत्र ही इस बात के लिए किए जाते हैं कि समाज में जो सोशियो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड कौन है, जिसको कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। आप जब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पढ़ेंगे उसमें कौन आता है, एससी एसटी, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, इस तरीके के लोग जो पिछड़े हुए हैं, हाशिए पे हैं, मुख्य धारा में नहीं है। जिन जिन लोगों के पास घर नहीं है, अभी एक सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनके वहां तक जल जीवन मिशन, जो नल जल योजना चल रहा है, जो भारत सरकार का वो योजना जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप के घर तक
नल का जल पहुंचाया जाए। उसी तरीके से सरकार आगे आने वाले समय में वो अगर आंकड़े का सदुपयोग करती है तो पॉलिसी मेकिंग में इसका उपयोग करेगी। और सबसे पहला अगर घर देना हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास घर नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, जिसको कि आप गन्ना कहते हैं, सरकार टेक्निकली उसे गन्ना कहती है, उसमें 94 लाख परिवार ऐसे आए जिसके की वार्षिक आय, एक पूरे परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम थी। और जब सरकार ने देखा कि 60,000 रुपये से कम थी उसकी वार्षिक आय, तो सरकार ने फिर फैसला लिया बिहार में लघु उद्यमी योजना लाने का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास सबसे पहले बीमारी कौन सी है उसका एक बार सिटी स्कैन तो हो जाए, उसका एक्सरे तो हो जाए, उसके बाद हड्डी टूटी हुई कहाँ है उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से सरकार भी इस बात का प्रयास करेगी आने वाले समय में कि जो लोग सबसे पिछड़े हुए हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और पॉलिसी मेकिंग जब की जाए तो सबसे ज्यादा सबसे पहला अधिकार उन लोगों का होना चाहिए। यही हमारे सेंसस का उद्देश्य भी रहता है। कि जब हम ईडब्ल्यूएस का डिबेट चल रहा था संसद में, तो मैंने राज्यसभा में डिबेट सुना था। तो एक सांसद ने ऐसे अपना वो रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उन्होंने बोला कि उनका आर्गुमेंट ये था कि वो तो उसके पक्ष में है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो डेटा है सरकार जो हमारे रोजगार को दे रही है, तो उसमें सरकार की जो रोजगार है वो बहुत कम है। तो वो सही मायने में हम उतना तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सरकार हर चीज़ आप उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हैं और बाकी चीज़ें प्राइवेट है, और वहाँ पर भी चीज़ें पहुँच के वो समाज का जो सवर्ण वर्ग है उनके हाथों में है। और फिर जब हम प्राइवेट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे उनका राइट टू ऑपरेट सिस्टम है, और वहाँ पर भी वो अपने जानने वाले को रिकमेंडेशन सिस्टम चलता है उसमें, तो वो वहाँ पे हम रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी जातिगत आरक्षण को सिवाय रोजगार के आरक्षण तक सीमित नहीं करना चाहिए, उसे योजनागत नीतियों के तहत प्लस सुधारात्मक प्रणालियों में यूज करना चाहिए। जैसे अगर उस वर्ग में भी सब कैटेगराइजेशन करते वक्त, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी SC/ST के फैसले में हमें सुनाया कि उसका सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो उसी प्रकार से अगर उनका प्रतिनिधित्व हो चुका है तो फिर उसको हमें अलग अलग कंडीशंस देके फुलफिल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि केवल कास्ट एंड सेंसस करने से यही नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपने, तो उसमें क्या है कि जब उत्तर दक्षिण का डिबेट आएगा तो वो कहीं ना कहीं दक्षिण वहाँ पर समन्वय चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच में पॉजिटिव अफर्मेटिव काम किया है, तो उसका नेगेटिव परिणाम मतलब रिजल्ट्स उनको नहीं मिलने चाहिए। उत्तर भारतीय मतलब जनसंख्या में अधिक हो गए हैं, तो इसका तो वो एक उस चीज़ पर काम करते हुए बाकी रिफॉर्म करना चाहिए, वो योजनागत होना चाहिए, बाकी योजनाओं में उनको रखना चाहिए, उनका सीट है वहाँ पर है प्रतिनिधि, लेकिन हम केवल उसको रोजगार तक सीमित ना रखें डिबेट में। ओके, यस सर। अब सर रिजर्वेशन फिर क्या फायदा है, वो लोग वेट कर रहे हैं 10-10 साल तक वेट करे किसी। हाँ, ये बात सही है कि सरकारी नौकरी में सिर्फ रिजर्वेशन दे देने से सामाजिक कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है, चिरंजीव क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। सर तो चैलेंजेस तो सर जैसे आपने बताई हैं कि बहुत सारे हैं इसमें, कि जैसे ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज हो जाएगा, और जैसे कि डिफरिंग कास्ट का जो डिफरिंग वो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि मीना ST है राजस्थान में बट OBC है मध्य प्रदेश में हुआ, या सर फॉल्स कास्ट रिपोर्टिंग भी किया जाता है। जैसे पहले के टाइम में ये होता था कि लोग ये बताते थे कि जो राजपूत नहीं है, क्योंकि उस टाइम संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि आप जितना रिचुअल स्टेटस में मोबिलिटी एक्सप्रेस करते हो तो उतना ही आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलता था। बट अभी डिसंस्कृताइजेशन का ट्रेंड चल गया है, क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन आ गया, तो लोग जानबूझकर भी अपना कास्ट लो करके बोलते हैं। जैसे कि पूजा खेदकर का केस हुआ, वो जो IAS ऑफिसर थी जिसको अभी डिबार किया गया है। तो सर अभी ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं, तो सॉल्यूशन तो वही है कि जैसे स्टेट का तो अपना लिस्टिंग है वो स्टेट जॉब्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल के जॉब्स के लिए एक यूनिफॉर्म लिस्टिंग होना चाहिए, जिसमें एक प्रॉपर ये होना चाहिए कि जैसे कोई कास्ट को लेकर प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि कोई फॉल्स क्लेम ना करे मोबिलिटी का। और जो डुप्लीकेशन होते हैं जनरली, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसमें यही था कि जो मैचिंग कास्ट होते हैं उसको भी अलग अलग बता दिया गया था। जैसे कि बिरिहर जो होते हैं वो झारखंड में हैं, और बिरिहर वो उड़ीसा में भी है, बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बट उसको 2 अलग अलग कास्ट एज्यूम कर लिया गया था। तो इससे क्या होता है कि कास्ट काउंटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। और सर वही है कि एक प्रॉपर क्या बोलते हैं ग्रीवेंस यूनिट होना चाहिए या कोडिंग एग्जैक्टली वर्ड तो सर ये है, मतलब मैं वर्ड भूल रहा हूँ, वेरिफिकेशन और कोडिंग यूनिट होना चाहिए जो प्रॉपरली मतलब वेरीफाई कर सके, ताकि ये सब जो केसेस आजकल आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का फेक सर्टिफिकेट बन रहा है या जनरल वाला ही ओबीसी वाला क्लेम कर रहा है, ओबीसी वाला एससी एसटी वाला क्लेम कर लेते हैं एग्जाम्स के लिए, तो ये सब चीजें कम हो। और जैसे कि सब कैटेगराइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में कि सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। तेलंगाना ने ऑलरेडी पहला स्टेट बन गया जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एसटी, वो पहला स्टेप बन गया। लेकिन सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं वो करने पड़ेंगे। मतलब ये तो जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, ये तो जैसे कि पुष्पम ने भी बोला कि जॉब्स है नहीं और आप मतलब सर्वे करा रहे हो, फिर आप जॉब्स तो आपके पास है नहीं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गुड क्वालिटी जॉब्स होना चाहिए। जैसे गुड क्वालिटी जॉब्स होगा तो लोगों का ये सरकारी जो जॉब होता है, जैसे हम लोग ये अभी ट्राई करते हैं, क्योंकि गुड क्वालिटी जॉब्स नहीं है, या जो जनरली ये वन ऑफ द मेन रीजंस होता है अदर देन बीइंग अ सिविल सर्वेंट, जो एस्पिरेशन है वो वेस्ट में क्यों कम हो गया। यूनाइटेड किंगडम से हमने सिविल सर्विसेज लिया, बट वहां पे भी इसका अभी जो एक वो बोलते हैं कि क्रेज जो है वो कम हो गया, या यूएस में ही क्रेज कम है क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्टिक सिस्टम पूरे तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया है, तो वहाँ गुड क्वालिटी जॉब्स जनरेट हो गए हैं, तो ऑटोमेटिक लोग उसके तरफ भाग रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन या ये कास्ट सर्वे का ये एक फंडा जो है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि कुछ भी कराने का जरूरत नहीं होगा अगर इंटरकास्ट मैरिजेस को और ज्यादा लोग प्रमोट करें। जैसे कि अभी सिर्फ 5% है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का रिसर्च है कि इंडिया में सिर्फ 5% लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। अगर ये एक रिफॉर्म एक एक्सेलरेटेड पेस में हो तो ये सब हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनरली जिस घर में 2 डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं तो एक स्टीरियोटाइपिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है कि लोग अपने तरफ से भी ये कर सकते हैं कि जैसे रिलीजन में एक कॉलम होता है सेंसस में कि आप ये बोल सकते हो कि नो रिलीजन या इंडिया इज माई रिलीजन या कुछ भी, जो एक मेटाफोरिकल रूप में। इस तरीके से कास्ट में भी ये किया जा सकता है कि जो लोग ये बोलना चाहे कि नो कास्ट, तो हाँ ये किया जा सकता है। और जो एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टेप होता है, मेरे हिसाब से शायद ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, बट जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके मम्मी पापा 2-3, हाँ ये एक रीजन है कि सोशल लेवल पे अगर हम ये बोलते हैं कि उनको अभी भी स्टीरियोटाइप किया जाता है, तो उसके लिए रिजर्वेशन कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप अगर रिजर्वेशन से बनते हो और जिसको स्टीरियोटाइप करना है वो आपको करेंगे ही। इसके लिए हमें एटीट्यूडनल अवेयरनेस लाना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिविजुअल बेसिस पे भी जो लोग 2-3 जनरेशन से अच्छे सिचुएशन में, जो सब कैटेगराइजेशन पे फिर बात आ जाती है, उनको खुद ही इसको रिड्यूस करना चाहिए इस क्लेम को विथ टाइम, मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मैं आपके हाँ बातों में सर। ऐड करता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। आपने कहा कि एक तो अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, तो अम्बेडकर साहब ने जाति व्यवस्था को ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा था। उन्होंने जाति व्यवस्था को ग्रेडेड इनइक्वालिटी बताया था और कहा था कि वो चाहते भी थे कि समाज जातियों से ऊपर उठे। और जो आपने इंटरकास्ट मैरिजेज की बात की, बाकायदे बिहार सरकार भी उसे प्रमोट करती है, लेकिन हमारा समाज उसे प्रमोट नहीं करती। अभी इसी क्लास में अगर मैं पूछ लूं कि कितने लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहेंगे, अगर वो हाँ बोल भी दें तो उसके माता पिता इतने पीछे भड़केंगे कि वो बेचारे फिर अपना फैसला खुद से भी लेने में स्वतंत्र रूप से नहीं है और वो ले भी नहीं सकते। दूसरा, इंटरकास्ट मैरिज कर लेना एक बात है, उसको सर्टिफिकेशन देने में, बाद में सरकार के सामने पेश करने में बच्चा किस जाति का होगा, माता से होगा या पिता से होगा। वैसे तो बिहार में ये तय कर दिया गया है कि जाति पिता की मानी जाएगी। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है, जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज होते हैं, उस बच्चे को आगे जाकर के थोड़े से फेस करने भी होते हैं। वैसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन वो सोशल चैलेंज बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थोड़े से कम है। करती हैं और हमारा ही गवर्नमेंट फिर ये कहता है कि आप पैटर्नल आइडेंटिटी को कन्वे करवाइए। तो यहाँ पर भी तो फिर इस सरकार के इन 2 नियम, मतलब 2 बिल्कुल रिफॉर्म की आवश्यकता है सरकार को। इसको जो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज आते हैं उसे दूर करने की आवश्यकता है, ताकि इंटरकास्ट मैरिज बढ़ सके। सिर्फ क्या कहते हैं कुछ रुपयों का लोक लुभावन घोषणा कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार सरकार ने अगर 3 लाख 2.5 लाख रुपये तक का जो इंटरकास्ट मैरिज करने पे पैसे देने की बात की भी है, तो आज तक कितने आंकड़े उसके आए हैं, कितने लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज किया है। प्रेम विवाह में लोग इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन सोसाइटी में एज ए सोसाइटी होल अगर अरेंज मैरिज करना हो, इंटरकास्ट मैरिज करने में लोग आज भी पीछे हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा बात कि
जो चिरंजीव ने बताया कि गलत जानकारी देते हैं। देखिए, जानकारी शून्य देना अलग बात होता है, लेकिन गलत जानकारी देने के कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 है, उस अधिनियम के तहत ही सारी बातें लिखी गई है जनगणना में। उस अधिनियम में ही ये बात भी है कि स्टाफ की नियुक्ति किया जाएगा, अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जैसे 1931 के जनगणना में 20 लाख स्टाफ लगे थे। उसी अधिनियम में एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि गलत बयान देने और जनगणना संचालन में बाधा डालने के लिए दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। तो बकायदे उस अधिनियम में अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके पास सोना बहुत सारा है, प्रॉपर्टी बहुत सारा है, और आप छुपा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को या उसको मिसलीड कर रहे हैं, तो वहां दंड का प्रावधान भी जरूरी है। और जनगणना कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूंगा तो एक आंकड़े लीजिए कि अभी तक जो हमारे पास आंकड़े अवेलेबल है, 2011 के जनगणना के आंकड़े अवेलेबल है। 2024 का एक आंकड़ा है कि जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूशन है शहरों का। देश की जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूशन है शहरों का, और शहर को जो जमीन एलोकेट है, जितने जमीन पे हमारे पूरे भारत में शहर हैं, वो पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशन के मात्र 3% पे है। 3% ज्योग्राफिकल लोकेशन आपका 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। और उसके बाद इमिग्रेशन के कारण पिछले 15 सालों में लोग गांव छोड़कर शहर आ गए, गांव के गांव खाली हो गए हैं, शहर में आकर के वो बसे हुए हैं। वो बसे हुए हैं किस बात के लिए? नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए। अब देखिए शहरों की क्या समस्याएं हैं कि वहाँ ट्रैफिक की समस्या है, पानी की किल्लत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, किस तरीके से शहरों की दुर्गति हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि आंकड़े सही आए और सही समय पे भी आए। जनगणना पहले ही हो जाना चाहिए, लेट हो रहा है। मैं एक और आंकड़ा देता हूं कि आंकड़े क्यों जरूरी है। भारत सरकार कहती है कि भारत ओडीएफ फ्री है, लेकिन एनएचएफएस, जिसके बारे में आप जानते होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो जानकारी देता है कि 30% पर्सनल हाउस होल्ड में आज भी टॉयलेट नहीं है। एक तरफ सरकार के कुछ आंकड़े आ रहे हैं, ओडीएफ घोषित कर दिया गया, दूसरी तरफ ये भी आंकड़े आ रहे हैं कि 30% घरों में आज भी अगर हाउस होल्ड में टॉयलेट नहीं है तो वो कहाँ जा रहे हैं, किस में क्या कहते हैं, वो ऑब्वियसली बात है कि ओडीएफ फ्री तो नहीं रहा होगा। तो ये डाटा बहुत जरूरी है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, शहर के शहर जो है कि वो भरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हर मामले में, मैं सिर्फ ये आंकड़े जनगणना की दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ, कास्ट के मामले में भी यही होने वाला है कि बहुत सारी जो स्वर्ण जातियां थी, जो ऊंची जातियां थी, उस समय पे हो सकता है कि उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वो ना रहा हो पिछले 15 सालों में। 15 साल का जनगणना, कास्ट वाला जनगणना तो 1931 से ही नहीं हुआ है। तो वो आप देखिए कि 1980-90 के दशक में क्या होता था, अपर कास्ट का मतलब ये होता था कि वो हर चीजों में अपर है, उसके पास वो इकोनॉमी के रूप से अपर है, उसका बिजनेस है, उसका ही सब चीज है। लेकिन 1990 के बाद, जैसे ही 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, उसमें प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह ने जब 27% रिजर्वेशन की घोषणा की थी ओबीसी में, उसके बाद ओबीसी के बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों में आना स्टार्ट हुए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब 27% रिजर्वेशन इनको दे दिया, ओबीसी को दे दिया शैक्षणिक संस्थानों में, तो आप देखिए आईआईटीज में, आईआईएम में, डीयू में, आईआईएससी में और भी अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटियों में किस तरीके से ओबीसी के लोग आने लगे। जब 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, उसके बाद से कई सारे उत्तर भारत के राज्य जो है कि ओबीसी मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार में तो अभी भी स्थिति वही है, आज तक जो है कि उसके बाद कोई अपर कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो सब जब सोशल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो जरूर समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। और एक आंकड़ा मैं बताता हूं कि अभी जो बिहार सरकार ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है सरकारी नौकरी में, इसका बेनिफिट ये हुआ है कि इसका बेनिफिट समझिए या फिर इसका सिर्फ क्या कहते हैं, इसी का प्रभाव समझिए। वो देखिए कि अभी जो बीपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है लड़कियों का, आपको लगता होगा ना कि 35% तो रिजर्वेशन है ही है, 10-15% तो अपने से भी फाइट करके जाती होंगी। अगर 100 लड़के लड़कियों का बैच बनता होगा बीपीएससी में, तो उसमें पक्का जो है कि 50% के आसपास या 45% के आसपास लड़कियां होती होंगी और 55% के आसपास लड़के होते होंगे। लेकिन 35% रिजर्वेशन देने के बाद भी स्थिति आज ये है कि 40% के आसपास भी ही लड़कियां रह रही हैं बीपीएससी में भी। तो अगर ये सरकार ने रिजर्वेशन नहीं दिया रहा था तो वो लड़कियां 10% 12% से आज भी ऊपर नहीं उठ पा रही होती। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिए जाने के बाद ये स्थिति है। तो ये बहुत जरूरी है कि सामाजिक अपलिफ्टमेंट हो और उसको हर समाज के हर लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात यहाँ नहीं की जा रही है। सर, सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि सर जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है अभी सरकार की तरफ से, वो कास्ट बेसिस पे नहीं है, वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको दिया जा रहा है। और मंडल आयोग जो 1979 में पिछड़े हैं,
और उनमें पाया गया कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ही जो हैं वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से दोनों से पिछड़े हैं। तो इस आधार पर सर जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को सही तरीका से डाटा पता चले और उसे जो मैक्सिमम बेनिफिट हो वो पहुंचाया जा सके। दूसरी सर बात है कि ड्रॉबैक में बताया कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स हो जाएगा। रजनी कोठारी का भी सर एक बुक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने कहा कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का सर जो परिभाषा है वो मैक्सिमम सर पार्टिसिपेशन है, न कि सर ये क्या कहते हैं उसको, जो नॉर्मल जो डेमोक्रेसी का जो परिभाषा है। दूसरी बात है कि सर ड्रॉबैक के रूप में है एक कि मेरिट को सर डिस्करेज किया जाता है कहीं ना कहीं, अगर रिजर्वेशन का अगर बात आती है तो ये मेरिट को डिस्करेज के लिए एक ड्रॉबैक है सर। इसमें आप सर बताएंगे कैसे इसको कम बैक किया जाए। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मेरिटोक्रेसी की कि पॉलिसी मेकिंग में या फिर क्या कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, पॉलिसी एथिक्स में मेरिट का योगदान कम हो जाएगा, तो सरकार की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि सबको बराबर का बाउंड्री लाइन, सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने 200 साल का दंश झेला है, 200 साल क्या उससे भी ज़्यादा, कहीं 600-700 साल से ज़्यादा ही समय हो गया जब से जाति है, और इतने दिनों तक जिन्होंने दंश झेला है, जिनके पास जो है कि उतनी सुविधाएं नहीं है पढ़ने के लिए, वो सोशली इकोनॉमिकली उतने आगे नहीं थे, तो उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म दे सरकार इसके माध्यम से, ये बहुत जरूरी है। और आप सबकी बातों को ये सुन के भी लग रहा है कि हर लोग जनगणना के पक्ष में है, जातिगत जनगणना के पक्ष में है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके आंकड़ों का उपयोग जो है कि सही तरीके से किया जाना चाहिए। जहां तक सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है, तो वो इस बात का भय दिखा रहे हैं, वो कह जरूर रहे हैं कि मैं कौन हूँ का उत्तर बदल के मैं किस जाति से हूँ यह हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय के लिए एक जो है कि दोधारी हथियार तलवार भी जो है कि साबित हो सकता है। तो ऐसी भी संभावना है, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, वो जाति अभी तक है ही है। तो जरूरी है कि समाज में अगर जाति के आधार पे ही राजनीति हो, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पे राजनीति नहीं हो, अगर विकासात्मक राजनीति हो, हर जाति के लोग विकास धारा में आए, हर जाति के से जो है कि अच्छे पॉलिटिकल लीडर हमारे समाज में आए और धीरे धीरे एक समता मूलक समाज का निर्माण हो जहाँ जाति का बहुत महत्व नहीं रह जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जनगणना हमें आगे लेकर के जाएगा। और जनगणना में जाति को काउंटिंग करके अगर उसका सच में सोशल अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है तो ये फायदे की बात होगी, नहीं तो ये दोधारी तलवार तो है ही हमारे समाज में। का कोई मतलब नहीं है, तो उस रिजर्वेशन है वो भी उतना ही अनपढ़ है, वो भी उतना ही अनअवेयर है, उनके पास भी कुछ नहीं है, वो भी गरीब है। वहां पर वो भी गरीबी के दंश, वहां के बच्चे भी एकदम अनपढ़ टाइप के रहते हैं। और जैसे उसमें कोई अंतर नहीं, ये कह दे रहे कि शुरू से ही एक संसाधनों पर उनका अधिकार है, शुरू से ही पढ़े लिखे ये है, वैसा नहीं। देखने से तो लगता है कि सब एक जैसा रह रहा है, तो उनको कौन देखेगा। पंकज, मतलब इसमें ना हम लोगों ने बोला ना कि योजनाओं तक है। अब जैसे कि आप जब माइग्रेट होता है वहां से या कहीं से भी, तो एक नेक्रो सिटी ना बने, तो उसी का ही तो एक अल्टरनेटिव हम अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट भी लाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एनसीआर के बगल में रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन रहा है। दैट मीन्स कि मेरठ और उसके आसपास के लोग उस दिल्ली या आप लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, और जहाँ पे आपका रोजगार सिस्टम है आप वहाँ पे आओ और जाओ। तो जब हम इस तरीके से देखेंगे, हम केवल वहाँ पे सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक नहीं देखे। हाँ, आप जैसे बोला कि हम दोनों की बाउंड्री लाइन नहीं है, और हम एक रिले रेस का एग्जांपल दे सकते हैं ना। वहां पे रिले रेस में जो सर्कल के पास होता है वो हमें दिखता है कि सबसे पीछे, और जो आउटर परिधि पे होता है वो हमें लगता है कि कितना नजदीक है, देखने में लगता है, लेकिन हकीकत में हम उन सब के साथ इक्विटी ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वही है। और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग पिछड़े। बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग उसी हिसाब से किया जाएगा। चलिए, काफी डिबेट हो गया इस बात पे। मैं सर जाति के बीच जाति विवाद के कारण ही बहुत झमेला है सर। समानता लाना चाह रहे हैं, लेकिन सर मुझे नहीं लग रहा है कि सर हम लोग डिबेट में ही समानता ला रहे हैं। 10% ओबीसी समुदाय के पास सर सरकारी नौकरी 24.95% है, और वही 983 ओबीसी समुदाय ऐसे हैं जिनके पास मतलब शैक्षणिक और नौकरियों में प्रवेश लगभग 0% दिया गया। तो सर इस तरह का आंकड़ा सर ये बताता है कि मतलब अगर जैसे हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे तो सर समाज में भी सशक्तता नहीं मिल सकती। इसलिए भी सर मुझे लगता है सर जातिगत जनगणना जरूरी। और सर बिहार के भी जातिगत आंकड़े से भी यही रिवील होता है। जैसे ईबीसी का जो परसेंटेज है जनसंख्या में,
वो 36% है, लेकिन सरकारी नौकरी में सर इनका भागीदारी मात्र 0.98%। उसी तरह सर एक सर प्रश्न करना था, जैसे ये तो मतलब हम पक्ष में रखें बात को, सर एक सर प्रश्न करना था, जैसा कि आप बता रहे थे कि मतलब इंटरव्यू के समय ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह का मतलब वक्तव्य नहीं यूज करना है, तो सर फिर हम आंकड़े कैसे रखेंगे? नहीं, आंकड़े आप रखेंगे, जो आंकड़े आप ओबीसी, जी जी ईबीसी, एससी, एसटी के तौर पे ही रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहते हैं कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग या समाज में जो मुख्य धारा के लोग, इस तरीके का शब्दों का जब आप यूज करेंगे उसको काउंटर करने के लिए या फिर कोई चीज अपना बात रखने के लिए, तो इसमें रिवील नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम सभी ह्यूमन हैं और कहीं ना कहीं हम भी किसी जाति से आते हैं, वो इंटरव्यूअर भी किसी जाति से आता है। ये अलग बात है कि मेरे अंदर जातिगत भावनाएं बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, मैं जिस भी जाति से आता हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उनके ऊपर जातिगत भावनाएं हो, वो आपको जज करने का प्रयास कर ले कि ये किस जाति का है। वैसे उन्हें नाम पता नहीं रहता है, नाम भी पता नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी तो इसलिए मैंने उसको बोलने के लिए बोला था कि आप ऐसा करें कि समाज के मुख्य धारा के लोग, समाज में पिछड़े वर्ग के लोग इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो एक बातें गोल तरीके की निकलेंगी और वो पकड़ने से आप बच जाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट किया था। हाँ, जहाँ ओबीसी, एससी, एसटी के आंकड़े बोलने का बात होगा तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आप बोलेंगे ही बोलेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।